आप सभी का फिर से एक बार फ्लू एजुकेशन में मैं तेजस बोल्डे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज अब हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर, मतलब कि हिंदी व्याकरण। ये टॉपिक फ्री एजुकेशन ने आपके लिए बनाया है, मतलब कि ये सब्जेक्ट आपके लिए फ्री एजुकेशन ही लेकर आया है। तो अभी हिंदी ग्रामर स्टार्ट करते हैं भाषा से। भाषा मतलब कि लैंग्वेज की परिभाषा, मतलब कि भाषा की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हमें अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल डम्ब शो खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। अगर आपको इसी तरह बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो का सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मत के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भाव का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहाँ तीन बातें विचारणीय है। एक, भाषा ध्वनि संकेत है। दो, वह यादृच्छिक है। तीन, वह
रूढ़ है। एक सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभाव का भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते और न इनसे विचार ही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इसकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। 3. भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मन आदि। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विज्ञान विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। 1. भाषा में ध्वनि संकेतों का परम्परागत और रूढ़ प्रयोग होता है। 2. भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। 3. भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। 4. हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं। भाषा एक संप्रेषण के रूप में। संप्रेषण एक व्यापक शब्द है। संप्रेषण के अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इशारों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, पर इशारे भाषा नहीं है। भाषा की संप्रेषण का एक रूप है। भाषा के संप्रेषण में 2 लोगों का होना जरूरी होता है। एक अपनी बात को व्यक्त करने वाला, दूसरा उसकी बात को ग्रहण करने वाला। जो भी बात इन दोनों के बीच में संप्रेषण की जाती है, उसे संदेश कहते हैं। भाषा में यही कार्य वक्ता और श्रोता द्वारा किया जाता है। संदेश को व्यक्त करने के लिए वक्ता किसी न किसी कोड का सहारा लेते हैं। कोई इशारों से तो कोई
ताली बजाकर अपनी बात कहता है। इस तरह इशारे करना या ताली बजाना एक प्रकार के कोड है। वक्ता और श्रोता के बीच भाषा की कोड का कार्य करती है। भाषा में यह कोड दो तरह के हो सकते हैं। यदि वक्ता बोलकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो वह उच्चरित या मौखिक भाषा कोड का सहारा लेना होता है, और यदि लिखकर अपनी बात संप्रेषित करना चाहता है तो उसे लिखित भाषा का सहारा लेना होता है। संप्रेषण के अंतर्गत वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती है। जब पहला व्यक्ति अपनी बात संप्रेषित करता है तब वह वक्ता की भूमिका निभाता है और दूसरा श्रोता की, तथा जब दूसरा श्रोता व्यक्ति अपनी बात कहता है तब वह वक्ता बन जाता है और पहला श्रोता की भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर यह स्थिति बनती है कि वक्ता पहले किसी संदेश को कोड में बदलता है या कोडीकरण करता है, तथा श्रोता उस संदेश को ग्रहण कर कोड से उसे अर्थ तक पहुंचाता है या उस कोड का विकोडीकरण करता है। वक्ता और श्रोता के बीच कोडीकरण तथा विकोडीकरण की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। संदेश डैश 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 संदेश डॉट 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 वक्ता डॉट 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 श्रोता कोडीकरण डॉट 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 विकोडीकरण। मानव संप्रेषण तथा मानवेतर संप्रेषण। संप्रेषण अथवा विचारों का आदान प्रदान केवल मनुष्यों के बीच ही नहीं होता, मानवेतर प्राणियों के बीच भी होता है। कुत्ते बंदर तरह तरह की आवाजें निकालकर दूसरे कुत्ते और बंदरों तक अपनी बात संप्रेषित करते हैं। मधुमक्खियाँ तरह तरह के नृत्य कर दूसरी मधुमक्खियों तक अपना संदेश संप्रेषित करती है, परंतु मानवेतर संप्रेषण को भाषा नहीं कहा जाता। भले ही पशु पक्षी तरह तरह की ध्वनियाँ उच्चारित कर संप्रेषण करते हैं, वस्तुतः भाषा का संबंध तो केवल मनुष्य मात्र से है। भाषा का संबंध मानव मुख से उच्चारित ध्वनि के साथ है, या दूसरे शब्दों में कहे तो कह सकते हैं कि भाषा मानव मुख से उच्चारित होती है। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था के रूप में है। यह तो ठीक है कि भाषा मनुष्य के मुख से वागेंद्रियों से उच्चारित होती है, पर उच्चारण के अंतर्गत मनुष्य तरह तरह की ध्वनियाँ, स्वर तथा व्यंजन के मेल से बने शब्दों का उच्चारण करता है। इस शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों के प्रयोग से वह वार्तालाप करता है। एक और भाषा के इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है, दूसरी ओर ये किसी न किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए किताब शब्द का हिंदी में एक अर्थ है जिससे प्रत्येक हिंदी भाषी परिचित है। दूसरी ओर यह शब्द की वस्तु ऑब्जेक्ट यानी किताब की ओर भी संकेत करता है। यदि हम किसी से कहते हैं कि एक किताब लेकर आओ, तो वह व्यक्ति किताब शब्द को सुनकर उसके अर्थ तक पहुंचता है और फिर किताब को ही लेकर आता है, किसी अन्य वस्तु को नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि शब्द अपने में वस्तु नहीं होता, बल्कि किसी वस्तु को अभिव्यक्त रिप्रेजेंट करता है। इसी बात को इस तरह से कहा जा सकता है कि शब्द तो किसी वस्तु का प्रतीक साइन होता है। प्रतीक जिस अर्थ तथा
वस्तु की ओर संकेत करता है। वस्तु तथा वह संसार में सबके लिए समान होते हैं। अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही होता है। किताब शब्द प्रतीक का अर्थ तथा वस्तु किताब तो संसार में हर भाषा भाषी के लिए समान है कि अंतर केवल प्रतीक के स्तर पर ही है। कोई उसे बुक कहता है तो कोई उसे पुस्तक कहता है। इस तरह प्रत्येक प्रतीक की प्रकृति त्रिरेखीय थ्री डायमेंशनल होती है। एक और वह वस्तु की ओर संकेत करता है तो दूसरी और उसके अर्थ को और अर्थ कथ्य। प्रतीक अभिव्यक्ति वस्तु पशु, घोड़ा हिंदी, अश्व संस्कृत, हॉर्स अंग्रेजी, कोनी पोलिश। वस्तु तथा प्रतीक वह है जो किसी समाज या समूह द्वारा किसी अन्य वस्तु, गुण अथवा विशेषता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के घोड़ा वस्तु पशुओं के लिए हिंदी में ध्वन्यात्मक प्रतीक है। घोड़ा संस्कृत में अश्व, अंग्रेजी में हॉर्स तथा पोलिश भाषा कोनी कहलाता है। दूसरी ओर इन सभी भाषाओं के लिए घोड़ा पशु तथा उसका अर्थ समान है। इसी तरह लाल बत्ती रेड लाइट संसार में सभी के लिए रुकने का तथा हरी बत्ती ग्रीन लाइट चलने का प्रतीक है। अंततः ध्यान रखिए, भाषा का प्रत्येक शब्द किसी न किसी वस्तु का प्रतीक होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा में अर्थ ही कथ्य होता है तथा प्रतीक अभिव्यक्ति। अंततः भाषा कथ्य और अभिव्यक्ति का समन्वित रूप होता है। प्रतीकों के संबंध में एक बात और ध्यान रखने योग्य यह है कि वस्तु के लिए प्रतीक का निर्धारण ईश्वर की इच्छा से न होकर मानव इच्छा द्वारा होता है। किसी व्यक्ति ने हिंदी में वस्तु को कुर्सी और दूसरी को मेज कह दिया और उसी को समस्त भाषाभाषियों ने यदि स्वीकार कर लिया तो कुर्सी और मेज शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग में आने लगे। अंततः वस्तुओं के लिए प्रतीकों का निर्धारण यादृच्छिक इच्छा से दिया गया नाम होता है। इस तरह प्रतीक का निर्धारण व्यक्ति द्वारा होता है और उसके स्वीकृति समाज द्वारा दी जाती है। इसलिए भाषा का संबंध एक और व्यक्ति से होता है तो दूसरी ओर समाज से। अंततः भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों को व्यवस्था नहीं है बल्कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होती है। भाषा एक व्यवस्था के रूप में उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जाता है कि भाषा एक व्यवस्था मतलब कि सिस्टम है। व्यवस्था के तात्पर्य है नियम व्यवस्था। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है वहाँ कुछ भी नियम होते हैं। नियम यह तय करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। भाषा के किसी भी स्तर पर ध्वनि शब्द पदबंध वाक्य आदि देखे तो सभी जगह आपको यह व्यवस्था दिखाई देगी। कौन कौन सी ध्वनियाँ किस अनुक्रम कॉम्बिनेशन में मिलाकर शब्द बनाएगी और किस अनुक्रम से बनी रचना शब्द नहीं कहलाएगी। यह बात उस भाषा की ध्वनि संरचना के नियमों पर निर्भर करती है।
उदाहरण के लिए हिंदी में निम्नलिखित अनुक्रमों पर ध्यान दीजिए। 1 नंबर, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ इज इक्वल टू कमल डॉट 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 सही। 2 नंबर, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ कलम डॉट 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 सही। म प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस इज इक्वल टू मकल डॉट 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 गलत। 4 नंबर, ल प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म प्लस अ इज इक्वल टू लकम डॉट 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 गलत। मतलब 2 सही और 2 गलत। ऊपर के चारों अनुक्रमों में समान व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों से शब्द बनाए गए हैं, किंतु सार्थक होने के कारण कमल तथा कलम 2 हिंदी के शब्द है, पर निरर्थक होने के कारण मक्कल तथा लकम हिंदी के शब्द नहीं है। अंततः ध्यान रखिए, हर भाषा में कुछ नियम होते हैं। ये नियम ही उस भाषा की संरचना को संचालित या नियंत्रित करते हैं। इसलिए भाषा को नियम संचालित व्यवस्था कहा जाता है। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। अभी ये तीनों भाषा हम पढ़ने वाले हैं। मौखिक भाषा। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर अपनी बात समझाता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। मौखिक या उच्चरित भाषा का बोलचाल का रूप है। उच्चरित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा, तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। 1. यह भाषा का अस्थायी रूप है। 2. उच्चरित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। 3. वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। 4. इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के सहयोग से शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। 5. यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। 2. लिखित भाषा। मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं को जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर
बात समझता है। लिखित भाषा उसे लिखित भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: पत्रलेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। उच्चरित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बात का है। मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक या आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा दे, तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। अंततः मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान करने हेतु उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के लिए लिखित चिन्हों का विकास हुआ होगा। इस तरह विभिन्न भाषाभाषी समुदायों ने अपनी भाषिक ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले विभिन्न लिखित चिन्हों का निर्माण किया और इन्हीं लिखित चिन्हों को वर्ण लेटर कहा गया। अंततः जहाँ मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि फोन है, तो वही लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण मतलब कि लेटर है। लिखित भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। 1. यह भाषा की स्थायी रूप है। 2. इस रूप में हमें अपने भाव और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। 3. यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। 4. इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है जो उच्चरित ध्वनि को अभिव्यक्ति मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं। 5. यह भाषा का गौण रूप है। इस तरह यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषा का मौखिक रूप है, प्रधान या मूल रूप है। किसी व्यक्ति को यदि लिखना पढ़ना लिखित भाषा रूप नहीं आता तो भी यह हम नहीं कह सकते कि उसे वह भाषा नहीं आती। किसी व्यक्ति को कोई भाषा आती है, इसका अर्थ है वह उसे सुनकर समझ लेता है तथा बोलकर अपनी बात संप्रेषित कर लेता है। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ली। 3. सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपने बात दूसरों को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब संकेतों इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि, इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। भाषा की प्रकृति। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त हुई है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के 2 रूप है, कथित रूप, लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिखकर हम करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बांट गई है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित है। भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य शब्द से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियों ही भाषा के अंग है। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंग का अध्ययन विवेचन होता है।
अवयव व्याकरण भाषा पर आश्रित है। भाषा के विविध रूप। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। 1 बोलियां, 2 परिनिष्ठित भाषा, 3 राष्ट्रभाषा। तो सबसे पहले बोलियां देखते हैं। बोलियां जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र में विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि। उसके बाद 2 नंबर का 1 नंबर का बोलिया अभी खत्म हो गया। अभी उसके बाद परिनिष्ठित भाषा। यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जो व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा व राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघ कर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा मतलब कि राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मन की जर्मन, जापान की जापानी आदि। राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों में अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका अंग्रेजी, चीनी, जापानी, रूसी आदि। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70-75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। भाषा और लिपि शब्द का अर्थ है लिपना या पोतना। विचारों का लिपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में भाषा की उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। मौखिक या उच्चारित भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए। वर्णों की पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। वस्तुतः लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने का एक ढंग है। सभ्यता के विकास के साथ अपने भाव और विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए दूर सुदूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए जब मौखिक भाषा से काम न चल पाया हो
होगा तब मौखिक ध्वनि संकेतों प्रतीकों को लिखित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई होगी। यही आवश्यकता लिपि के विकास का कारण बनी होगी। अनेक लिपियां। किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है, तो दूसरी और कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, अर्थात एक से अधिक भाषाओं को किसी एक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को हम देवनागरी तथा रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार लिख सकते हैं। देवनागरी लिपि मेरा घर गई है। रोमन लिपि मेरा घर गई है इंग्लिश में। इसके विपरीत हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो तथा संस्कृत सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी की देवनागरी का ही नहीं, गुजराती, बांग्ला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। देवनागरी लिपियों में बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था है। संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजनों का स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है, पर देवनागरी के अलावा विश्व में कोई भी ऐसी लिपि नहीं है जिसमें व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था हो। यही कारण है देवनागरी लिपि अन्य लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। केवल उर्दू को फ्रांसी लिपि में लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नीचे की तालिका में विश्व की कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम दिए जा रहे हैं। क्रम भाषा लिपियां। क्रम 1 भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो लिपियां देवनागरी। 2 अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो लिपियां रोमन। 3 पंजाबी, गुरुमुखी। 4 उर्दू, अरबी, फारसी लिपियां फारसी। 5 भाषा रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानियन लिपियां रूसी। 6 नंबर बांग्ला लिपियां बांग्ला। 7 उड़िया लिपियां उड़िया। 8 असमिया लिपियां असमिया। हिंदी में लिपि चिन्ह। देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 41 व्यंजन है। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। नीचे दिए गए हैं: अ आ इ ई, उ ऊ रू, ए ऐ ओ ओ, क का की कू कू, के कै को कौ। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मी लिपि विकसित हुई है। विज्ञानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास सीधे सीधे नहीं हुआ है, बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूप में होता हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचा है। प्राचीन नागरी के 2 रूप विकसित हुए, पश्चिमी तथा पूर्वी। इन दोनों रूपों से विभिन्न लिपियों का विकास इस प्रकार हुआ। प्राचीन देवनागरी लिपि। पश्चिमी प्राचीन देवनागरी गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्रीय नागरी। पूर्वी प्राचीन देवनागरी
कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगलो, असमिया। सापेक्ष में ब्राह्मी लिपि में वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। ब्राह्मी उत्तरी शैली, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि। प्राचीन नागरी लिपि पूर्वी नागरी, मैथिली, कैथी, नेवारी, बैंगला, असमिया आदि। पश्चिमी नागरी गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी नागरी या देवनागरी। दक्षिणी शैली देवनागरी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट से आप स्क्रीनशॉट निकाल कर पढ़ लेना। ओके, क्योंकि पढ़ना बहुत मुश्किल है, आप स्क्रीनशॉट निकाल कर आराम से पढ़िए। यह भी बहुत मुश्किल है पढ़ने के लिए, आप ये भी स्क्रीनशॉट निकाल कर ही पढ़ना, ठीक है। 7 है, 7 पॉइंट से 3 पीछे 4 आगे है, स्क्रीनशॉट निकाल कर पढ़ लेना। ओके। मातृभाषा खनौर सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषा परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाबी व हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषाएं हैं। इस प्रकार वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यही मातृभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा प्रादेशिक भाषा जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। राजभाषा वह भाषा है जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है। जैसे गई मानक रूप, ढंढ मानक रूप, अंत मानक रूप, ख मानक रूप, शुद्ध मानक रूप। आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अभी अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके।